Okay. So yesterday we studied some concepts of what is health and how health fails. Yani, what is not healthy? What is when we call ourselves sick or ill? Now, another concept here is 13.1.3, distinction between healthy and disease free. Distinction between healthy and disease free. नाउ देखिए, दो बातें हैं। एक स्वस्थ होना, ठीक है, एक स्वस्थ होना और एक ठीक ठाक होना, दोनों में फर्क है। ठीक है, तो जो हम कोई पूछता है कि हाँ भाई कैसे हैं, तो हम बोलते हैं हाँ आई एम फाइन, आई एम ओके, ठीक है। दैट मीन्स वी आर, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि कोई दिक्कत नहीं है। वी आर डिजीज फ्री, वी आर नॉट हैविंग एनी डिजीज, बट मे बी वी आर हेल्दी और वी मे नॉट बी हेल्दी। समझ रहे हैं? तो स्वस्थ होना और ठीक होना, दोनों में फर्क है। वही यहां आपको इसमें समझाया जा रहा है, डिस्टिंक्शन बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री। देखिए क्या लिखता है, इफ दिस इज व्हाट वी मीन बाय हेल्थ, व्हाट डू वी मीन बाय डिजीज। तो इससे पहले जो हमने हेल्थ के बारे में पढ़ा कि फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ठीक है, या फंक्शन, इफेक्टिव फंक्शनिंग, ये सब चीजें हमने पढ़ा कि हाँ ठीक से शरीर काम कर रहा है तो हम ठीक हैं, वेल हैं। एंड व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ इज फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल, यानी फिजिकली हम ठीक हैं, मेंटली ठीक हैं और सोशली भी ठीक हैं, तो हम उसी को हेल्थ कहते हैं। तो फिर कह रहा है कि फिर डिजीज का व्हाट डू वी मीन बाय डिजीज? द वर्ड इज एक्चुअली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। We can think of it as disease, that means disturbed ease. Disturbed ease, yes, dis-ease। disease जो वर्ड है, that is dis-ease। ease का मतलब आराम, सुविधा, easy, ease बना है। ease, are you at ease? Yes, I am at ease। हाँ मैं ठीक। एंड dis मतलब विदाउट, कंफर्ट, डिस्कंफर्ट। डिस क्या होता है? अपोजिट बनाने में यूज होता है, कंफर्ट, डिस्कंफर्ट। तो ये डिस जो है प्रीफिक्स है, इट इज अ प्रीफिक्स। तो डिस मींस ऑपोजिट या नॉट, एंटोनिम बनाने के लिए यूज होता है। और ईज जो वर्ड है, ईज मींस एट कंफर्ट। ये is prefix है और is नॉर्मल वर्ड है। यस, तो डिजीज, डिस इज, ठीक है। तो डिस इज मतलब नॉट कंफर्टेबल। तो वही लिखा है कि डिजीज, देखिए डिजीज इन अदर वर्ड्स लिटरली मीन्स बीइंग अनकंफर्टेबल। अंडरलाइन कर लीजिए उसको, बीइंग अनकंफर्टेबल, बीइंग अनकंफर्टेबल। Okay, however the word is used in a more limited meaning। लेकिन
इस वर्ड को, डिजीज को हम और लिमिटेड यानी बड़े ही थोड़े से पर्सपेक्टिव में देखते हैं, थोड़े से अर्थ उसका देखते हैं। डिजीज का मतलब जो यहां तो आपने समझ रहे हैं कि नॉट कंफर्टेबल, लेकिन नॉट कंफर्टेबल तो है, लेकिन नॉट कंफर्टेबल को हम डिजीज नहीं कहते, उसका भी बहुत थोड़ा सा अर्थ लेते हैं नॉट कंफर्टेबल का। अब जैसे कि मुझे शर्ट पहना हुआ मान लीजिए टाइट हो रहा है, मैं नया शर्ट पहना और वो टाइट हो रहा है तो भी अनकंफर्टेबल लगता है, तो हम क्या कहते हैं कि डिजीज हो गया, बीमार है। शर्ट पैंट टाइट हो रहा है तो, जूता टाइट हो रहा है तो वी आर अनकंफर्टेबल। नया शर्ट पहने, नया जूता पहने, एक दिन पूरा लगेगा ओह क्या पहन लिया है, ठीक से फिट नहीं हो रहा है, दिक्कत हो रहा है चलने में, यू विल फील अनकंफर्टेबल, बट दैट डजंट मीन दैट यू आर हैविंग अ डिजीज, और वी डोंट यूज द वर्ड डिजीज इन दैट सेंस, अंडरस्टैंड। तो लिमिटेड सेंस में यूज करते हैं, तो वही लिखा है हाउएवर वर्ड इज यूज्ड इन अ मोर लिमिटेड मीनिंग, वी टॉक ऑफ डिजीज when we can find a specific and particular cause for discomfort। अब देखिए इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, कहा गया है कि डिजीज को हम डिजीज वर्ड का तब यूज करते हैं जब हम एक खास कारण, एक खास दिक्कत हमें होती है और उसका हम एक खास कारण पहचान सकते हैं, तब हम उसे डिजीज कहते हैं। ये भी बात सही है, कंसेप्चुअली समझिए। बीमार हम तब कहते हैं जब हमें कोई खास तरह की दिक्कत हो और उसका खास कारण भी हमें पता होता है, तभी हम उसे डिजीज वर्ड का यूज करते हैं। अब जैसे कि देखिए आप बैठे हुए हैं, आपका मन चिड़चिड़ा रहा है, तो आपको लगता है कि कुछ बेचैनी हो रहा है, लेकिन अब क्या है, क्यों हो रहा है, आपको कुछ पता नहीं। कोई बोलता है, पूछता है, हाँ भाई कैसे हैं, ठीक है, लेकिन पता नहीं मन बेचैन सा लग रहा है, कुछ बेचैनी लग रही है, आप इतना ही कहते हैं। आप ये नहीं कहते कि मैं बीमार हूं, बिकॉज यू कैन नॉट से व्हाट पर्टिकुलर प्रॉब्लम यू आर फेसिंग एंड व्हाट इज द कॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम, ठीक है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या होता है? एक हमारे रिश्तेदार थे, डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर बोला हाँ सर क्या परेशानी है, बोला लो परेशानी हम बताएंगे तो तुम किस लिए बैठे हुए हो? परेशानी हम ही बताए तो आप किस लिए बैठे हुए हैं भाई डॉक्टरी करके, आपने बताइएगा कि क्या परेशानी है, ठीक है। तो ऐसा वो कहा करते थे। चलिए जैसे कि एक बात हंसी मजाक करते थे, अब वो आपको पूछना है कि हाँ क्या तकलीफ है, तो खैर देखिए, तो डॉक्टर अगर हम इफ वी विजिट अ डॉक्टर, तो व्हाट डज डॉक्टर डू? ही इंस्पेक्ट्स अस, ही एग्जामिन्स अस। पहले के डॉक्टर तो करते थे, एग्जामिन करते थे सब चीज, थोड़ा बॉडी पार्ट छू के, पल्स लेके, हार्ट बीट देख के, स्टेथोस्कोप से सुन के, जगह है जीभ देखी, आंख देखी, बहुत तरह का चीज देख के। जीभ से कैसे पता चल जाता है? क्योंकि जीभ के कलर, जीभ का स्ट्रक्चर से भी या माउथ के इनसाइड से भी पता चलता है बीमारी का, उसमें भी चेंजेस होते हैं बीमारी के अनुसार। तो वो इंस्पेक्ट करते थे, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन, कि हाँ अगर इतने इन सब से उनको अगर पता चल जाता था बीमारी, या बहुत होता है ऐसा नहीं, प्राइमरी में बहुत कुछ होता है, आपका कोई भी शिकायत है बॉडी में तो उसको जैसे स्टेथोस्कोप से वो आपका सुनते हैं, अंदर किसी तरह का साउंड क्रिएट हो रहा है बॉडी में, क्या सांस ले रहा है तो, चल रहा है तो उन सब से भी होता है। लेकिन आजकल के डॉक्टर तो वो सब बेकार हो गया, वो सब खाली टेस्ट कर लीजिए सीधे बोलता है, देखेगा भी नहीं, ठीक है। सो ही डज प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन, प्राइमरी तौर पर वो देखता है, आपका पल्स देखता है, आपका टेम्परेचर लेता है, आपका हार्ट बीट लेता है, आपके आंखों को देखता है, आपके मुंह को देखता है, आपको
जीभ को बोलता है, आपको ब्रीदिंग करने बोलता है, स्टेथोस्कोप से आपकी ब्रीदिंग को सुनता है, ठीक है। या अगर स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपके स्किन को देखता है। जो बॉडी पार्ट का अगर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो उसको इंस्पेक्ट करके, तो ही ट्राइज टू गेस कि व्हाट मे बी द डिजीज, व्हाट इज द प्रॉब्लम। ही क्या करता है, वो आपके सिम्टम पूछता है, हाँ भाई क्या परेशानी है आपको। तो आप कहते हैं कि सिर दर्द हो रहा है और जो है ऐसा होता है, वो मीटिंग जैसा फीलिंग हो रहा है, खाना नहीं पच रहा है। तो वो आपके सिम्टम्स को पहचान के उसके अनुसार आपका इन्वेस्टिगेशन करके, एंड देन ही ट्राइज टू अराइव एट अ कॉज ऑफ द डिजीज एंड इट्स कॉज, उसको कहते हैं डायग्नोसिस। तो वो आपकी डायग्नोसिस करता है कि हाँ व्हाट सिम्टम्स इज ही हैविंग। फोन अपना दीजिए। तो किस कलर की बस? हाँ किस कलर का? अच्छा ठीक। ओके, सो द डॉक्टर ही केयरफुली ही डज इज डायग्नोसिस। डायग्नोज करता है कि व्हाट इज द सिम्टम्स एंड व्हाट रीजंस ही हैज फाउंड। व्हाट तो डायग्नोसिस को हिंदी में क्या कहते हैं? डायग्नोसिस को हिंदी में क्या कहते हैं, पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं। डायग्नोसिस मतलब क्या होता है? डायग्नोसिस मतलब ऐसे भी होता है किसी प्रॉब्लम की पहचान करना, किसी समस्या की पहचान करना, उसके कारणों की पहचान करना और उसके उपाय पता करना। तो द कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो आपको प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं डॉक्टर, कभी प्रिस्क्रिप्शन अगर स्टैंडर्ड डॉक्टर से आप वो करते हैं तो देखिए उसमें सबसे पहले वो आपका पर्सनल डिटेल्स लिखते हैं, उसमें आपके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं, आपका एज क्या है, आपका क्या, फिर उसके बाद वेट वगैरह जो भी है, फिर आपका क्या प्रॉब्लम है, उन्होंने क्या क्या आपका जांच किया वो भी वहाँ लिखते हैं, क्या पाया उसमें वो सब लिख, अगर है टेस्ट वगैरह है तो टेस्ट रिजल्ट लगता है। तो और उसके बाद क्या उन्होंने आपका डायग्नोसिस लिखते हैं कि व्हाट ही प्रॉब्लम्स ही आइडेंटिफाइड एंड देन ही सजेस्ट द रेमेडी, मेजर्स लिखते हैं कि हाँ भाई ये करना है या दवा खाना है या जो भी करना है
वो रेमेडी जो है उसमें लिखते हैं। तो दिस इज द कंप्लीट डायग्नोसिस। तो तब हम उसे कहते हैं कि हाँ दिस इज द डी। वो आप पूछते हैं कि हाँ सर क्या हुआ है मुझे, तो वो आपको कहते हैं कि आपको ये बीमारी हुई, ये परेशानी। तो देन वी कॉल इट अ डिजीज व्हेन वी नो अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड द कॉज फॉर दैट प्रॉब्लम। कई बार होता है डॉक्टर भी चकरा है, पता नहीं चल रहा है क्या बीमारी, तो आप पूछते हैं कि अरे सर क्या हुआ है मुझे, तो बोलते हैं कि अभी, ऐसे तो टाल देता है डॉक्टर, ठीक है, नहीं ऐसे तो जानते हुए भी बीमारी जल्दी बताते नहीं है डॉक्टर, बोलेंगे जाइए जो दवा बोला है बस खा लीजिए। बट उनको ही नहीं पता चल रहा है, तो फिर हिट एंड ट्रायल शुरू होता है, ये दवा खा के देखिए शायद इससे ठीक हो जाए। अब बोलते हैं एक हफ्ता बाद दिखाइएगा। एक हफ्ता बाद आप दवा खाने के जाते हैं, फिर वो देखता है कि क्या दवा से फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो इसका मतलब कुछ और प्रॉब्लम है, या वो दवा इफेक्टिव उसमें नहीं है, तो कुछ और दवा ट्राई करता है। तो ये डिजीज का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि व्हेन यू कैन आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड इट्स पर्टिकुलर कॉज। ठीक है, जैसे आजकल जो है बीपी बहुत कॉमन डिजीज हो गया है। भाई मुझे बीपी है, मुझे बीपी है, मुझे शुगर है, बीपी, शुगर, ठीक है। थायराइड। पहले नहीं होता था ये डिजीज। पहले, आज से 20-30 साल पहले बीपी आप ज्यादा नहीं सुनते हो। तो उस समय ये बीपी जो है कोई डिजीज नहीं था, बीमारी नहीं था। लोग क्या करते थे, अरे बेचैनी लग रहा है। आज तुरंत कोई भी थोड़ा सा होगा तुरंत कर देगा हाँ मेरा बीपी बढ़ा हुआ है, मेरा बीपी लो हो गया है। लेकिन पहले लोग ऐसा नहीं, पहले कुछ मन ठीक नहीं लग रहा है, क्या है, ब्लड का फ्लो तेजी हो जाना है। ब्लड का जो प्रेशर होता है हमारे वेन्स में, वो प्रेशर बढ़ जाता है या घट जाता है। कोई भी बताए ना लिक्विड फ्लो करेगा तो उसमें प्रेशर एक पाइप पे अप्लाई करता है सरफेस पे, तो वो प्रेशर जो है कभी घट जाता है या बढ़ जाता है, उसी को हम एक कैसे घट बढ़ जाता है। घट जाता है अगर उसमें ब्लड का प्रॉपर, हार्ट पूरा उतना जोर से पंप नहीं कर रहा है, ठीक है, या ब्लड का जो वो है विस्कोसिटी, उसका गाढ़ापन है, उसमें कुछ फर्क आ रहा है, ठीक है, तो होता है, तो उसमें बीपी लो हो जाता है, घट जाता है। ये हार्ट ठीक से ना काम करे तो बीपी घट गया, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो बीपी बढ़ जाए। तो सब हार्ट के पेशेंट को ना होता है बीपी का बीमारी? नहीं, हार्ट का पेशेंट क्या है, किसी को भी हो सकता है। तो इसका मतलब कि वो प्राइमरी स्टेज है हार्ट का? हाँ, प्राइमरी स्टेज है। बीपी का मतलब कि हार्ट डिजीज? नहीं, हार्ट डिजीज नहीं, बीपी का मतलब हार्ट डिजीज नहीं है। जैसे हाई बीपी मैंने बोला कि वो कोलेस्ट्रॉल से हो गया, तो उसमें हार्ट का कोई रोल नहीं है। हार्ट तो अपना काम कर रहा है, लेकिन आपने नसों में जो है नसों को ब्लॉक किया हुआ है। वैसे केस में हाँ आगे चल के हार्ट में प्रॉब्लम हो जाएगा, नेचुरल बात है जो लगातार। लेकिन हार्ट ही नहीं हो सकता है, हार्ट ठीक रहे लेकिन दूसरा अंग फेल हो जाए, लीवर फेल हो जाए, कुछ भी, क्योंकि हाई बीपी में कोई भी बॉडी पार्ट फेल हो सकता है। लेकिन ज्यादा चांस तो है। एक बात है, जैसे जितना भी हम लोग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज करते हैं, ये सब बिजली से चलता है। ये सब का स्पेसिफाइड वोल्टेज होता है कि 220 से 230 वोल्ट चलेगा। अब आप घर में बहुत सारा चीज लगा होगा और आप घर में लगातार 440 वोल्ट का करंट पास कर रहे हैं, तो क्या होगा, कोई भी पार्ट जल सकता है। समझ रहे हैं, कोई भी पार्ट, जितना भी बल्ब है, ट्यूब है, कुछ भी है, कोई भी पार्ट जल जा सकता है। वही हाल है हमारे हार्ट। ब्लड प्रेशर है, अब हाई ब्लड प्रेशर है तो कोई भी ऑर्गन उसमें फेल हो सकता है। लेकिन ज्यादा चांस रहेगा ना कि ये हार्ट पे ही असर करेगा। हार्ट पर तो पड़ेगा ही, हार्ट पर तो पड़ेगा ही, असर करेगा हार्ट पे, नेचुरल बात। 100% श्योर कि हार्ट रहेगा। सो when we use the word disease, यहाँ ये बात समझना है। हाँ, हार्ट नहीं काम करता है। देखिए सीधा बात है कि आपको बताए कल कि हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स है उनके लिए एक, उनको पता है मुझे इतना टेम्परेचर पर काम करना है और इतने ब्लड प्रेशर पे काम करना है।
अब उससे गड़बड़ होगा, इधर उधर होगा तो ऑर्गन पर जोर पड़ेगा, दिक्कत होगा, हो सकता है खराब हो जाए। सीधी बात है समझने की, ठीक है। जो उसका स्पेसिफाइड कंडीशन है उसमें ठीक से चलता रहेगा। अब मैंने बताया पंखे का, आपको देखिए कोई भी इलेक्ट्रिकल आप खरीदते हैं तो उस पर लिखा रहता है इतना वोल्टेज पर ये ऑपरेट होगा। अब उससे आप लो वोल्टेज ऑपरेट करेंगे तो भी दिक्कत हो जाएगा उसमें, और लगातार हाई वोल्टेज रहेगा तो भी उसका जलने का चांस रहेगा। तो वही चीज है यहाँ भी। तो जो टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर जो है उसको अगर प्रॉपर नहीं मिलेगा तो कोई भी बॉडी ऑर्गन उसको फेल हो सकता है या फंक्शन नहीं करेगा प्रॉपर। टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर। हाँ, यही नहीं कई चीजें हैं, जैसे पीएच भी है, पीएच, हाँ वो भी एक स्पेसिफाइड है। उससे ज्यादा होता है तो देखिए आपको एसिडिटी है, सीने में जलन लगने लगता है, चुभन लगने लगता है, अलग अलग सिम्टम, फिर सिर दर्द हो, कुछ हो, क्योंकि पीएच भी एक स्पेसिफाइड है, उसी पर डाइजेशन हो गया, उसी पर ऑर्गन्स काम करेगा। और पीएच आपका गड़बड़ा रहेगा रेगुलर तो फिर उससे भी आपका बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। तो वो चीजें सब बॉडी में, बॉडी इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, तो सब चीज ठीक रहना चाहिए। बॉडी टेम्परेचर बोले हैं, पीएच वैल्यू और क्या बोले? ब्लड प्रेशर और एक ब्लड प्रेशर, सॉरी, ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन लेवल होता है, ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है आदमी गड़बड़ाने लगता है। प्लस बीपी। और कुछ नहीं, मेजर तो यही है। फिर शुगर लेवल भी होता है, शुगर लेवल है, हाई शुगर में भी और ऑर्गन्स में दिक्कत हो जाता है। शुगर क्या होता है? नेचुरल शुगर की मैनमेड शुगर? कोई भी शुगर हो, ठीक है, ब्लड में जो शुगर हमारा होता है, यही बात है, हाँ, क्या कहते हैं, डायबिटीज। हाँ, ब्लड में देखिए जो हम खाते हैं, सीधा बात है, आपको सब पढ़ाया हुआ है, आप डाइजेस्ट होता है खाना, सिंपल शुगर में टूट जाता है, फिर वो ब्लड में सारा जगह सप्लाई होता है, ब्लड के ही रास्ते में सप्लाई होता है पूरे बॉडी में, जिसको जो चाहिए जितना शुगर वो अपना खिल लेता है उतना। तो वहां है कि जो एक्स्ट्रा शुगर होता है, जो एक्स्ट्रा आपने खा लिया, तो ब्लड उसको, बॉडी क्या करता है, उसको कन्वर्ट करके स्टोर कर लेता है आगे जरूरत के लिए। ब्लड में नहीं रहता है, उसको स्टोर कर लेता है लीवर में और कहीं कहीं। वो अगर कन्वर्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि पैनक्रियाज कन्वर्ट करने का काम करता है, पैनक्रियाज ठीक से काम नहीं कर रहा है, ब्लड शुगर को कन्वर्ट नहीं कर रहा है, तो ब्लड में शुगर बढ़ने लगता है, तो इसीलिए ब्लड शुगर का लेवल हमारा हाई होने लगता है। आप टेस्ट, आपको कहता है जाइए भाई ब्लड टेस्ट शुगर का कराइए, कितना आ रहा है, इतना आ रहा है हाई, इसका मतलब आपके ब्लड में ज़्यादा शुगर रह रहा है। ब्लड में ज़्यादा शुगर रहेगा तो सेल्स ठीक से काम नहीं करेगा, समझ गए। तो जिसको जैसे सबसे प्राइमरी चीज़ है कि ब्लड में शुगर ज़्यादा रहेगा, जल्दी आपका घाव कोई ठीक नहीं होगा, घाव होने लगेगा ज़्यादा, ये बहुत प्राइमरी है, छोटी मोटी। और भी इससे अगर लगातार शुगर ज़्यादा रहेगा तो सारे ऑर्गन धीरे धीरे गड़बड़ाने लगेंगे। पैनक्रियाज का काम है कोई भी चीज कन्वर्ट, शुगर को कन्वर्ट कर। ओह अच्छा, उसी कारण कहता है कि पैनक्रियाज खराब हो गया, हाँ, शुगर हो गया। तो एक्सेस जो शुगर है ब्लड में उसको वो कन्वर्ट कर देता है, ब्लड से हटा देता है। पैनक्रियाज को ठीक करने कौन सा वही बताया आपको, उसके लिए है एक्सरसाइज, योगा सब है, या खान पान में चीजें हैं, वो सबसे ठीक रहता है। हाँ, चल जाता है। तो ये सब है। चलिए आते हैं हम लोग, तो वी आर टॉकिंग अबाउट डिजीज। तो आप पूछते हैं डॉक्टर से कि सर हमें क्या बीमारी है, तो वो एक बीमारी का नाम लेते हैं कि ये बीमारी और इस कारण से हो रहा है। नहीं तो अब डॉक्टर कहे, आप पूछें क्या हुआ तो डॉक्टर बोले पता नहीं, तो भाई क्या बीमारी है, तो पता नहीं। तो बीमारी क्या है हमें बताइए, किस बात का आप फीस ले रहे हैं, तो पता नहीं है क्या बीमारी। तो बीमारी का मतलब क्या है, उसको पता होना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है और उसका क्या कारण है। और बहुत से डॉक्टरों को नहीं पता चलता है, इसलिए बताते नहीं है कुछ। आपको कह लिख दिया है, जो लिखा है खा लीजिए, बस पूछिए मत, ज्यादा सवाल मत कीजिए, बिकॉज ही इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन कि भाई क्या एक्सप्लेन, उसको भी नहीं पता है क्या हुआ है। तो वो कुछ दवा गेस टाइप का देता है कि हाँ इसको खा के देखिए शायद इससे हो जाए, ठीक है, हिट एंड ट्रायल चलता है वहाँ। तो मरीजों के साथ तो खिलवाड़ होता है सब।
कुछ का कुछ खिला देगा, उल्टा पुल्टा दवा खिला देता है, बीमारी कुछ रहता है दवा कुछ खिला देता है। उससे क्या मतलब फिर और दिक्कत हो गई, दूसरा बीमारी फिर से start हैं? हो गया। हाँ, गलत तो हम तो बात देखे हैं ना, बहुत चीज़ों को हम देखते हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टरों को देखते हैं कि नहीं बोलते हैं कि छोड़िए अब डॉक्टर ही है उसको क्या बोले, तो देखते हैं तो हम दवा लिख देता है, हम उसको छोड़ देते हैं, नहीं खाते हैं। हम जानते हैं कि वो प्रॉब्लम तो है नहीं, अननेसेसरी समझ नहीं रहा तो दवा लिख दिया कुछ, तो अवॉइड कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं। डॉक्टर पर भी बहुत बर्डन होता है, तो बेचारा अपना उसमें उसको भी दिमाग शांत रख के सबको पेशेंट को समझना रहता है। खैर, सो यहाँ हम डिजीज वर्ड का यूज करना चाह रहे हैं कि डिसकंफर्टेबल तो एक बड़ा ब्रॉड वर्ड है, अनकंफर्टेबल। तो अनकंफर्टेबल मतलब पता रहेगा कि आप जीवन के हर दिन बीमार ही हैं, इसका मतलब है ना, क्योंकि अब पता चला कि भाई पिताजी डांट दिए तो अच्छा नहीं लग रहा है तो बीमार हो गए हैं, भाई से झगड़ा हो गया, किसी से दोस्त से झगड़ा हो गया, पत्नी से झगड़ा हो गया, बच्चे से कुछ हो गया, तो पता चला कि बीमार, तो वो बीमार हम वर्ड नहीं करते उससे। सर ये नेचुरल शुगर है, मैन-मेड शुगर है, दोनों में कितना फर्क पड़ जाता है? नेचुरल शुगर और मैन मेड शुगर, ये जो हम लोग खाते हैं बाजार से, जो चीनी खरीद के चाय वाय में दूध में डाल के वो वाला, हाँ और ग्लूकोज जिससे मिलता है वो वाला। देखिए, नेचुरल शुगर और इसमें दिक्कत ये होता है कि जो नेचुरल शुगर जो होता है, तो उसमें शुगर के साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं, या शुगर ऐसे फॉर्म में होता है जो कि इजीली हमें डाइजेस्ट हो जाए या हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए, जो नेचुरल शुगर्स होते हैं। और जो मैन मेड होते हैं वो तो आदमी अपने हिसाब, सोच के हिसाब से बनाता है जैसा उसको ज़रूरत है, समझ गए। तो इस कारण वो बॉडी के लिए बहुत सूटेबल या उतने हेल्दी नहीं रहते हैं जितने नेचुरल शुगर, समझ गए। तो इस वजह से, और साथ ही साथ उसमें कुछ और भी चीज़ें होती हैं, तो जैसे भगवान नेचुरल पैकेज बनाता है कि शुगर है उसके साथ और भी चीज़ उसमें रहता है जो शुगर को डाइजेस्ट करने सब में हेल्प करता है, लेकिन आदमी सब इतना ध्यान थोड़े देता है, शुगर बना दिया कुछ और दे दिया लो खाओ, ठीक है। तो उसकी वजह से दिक्कत जो है बॉडी में करता है आगे चल। चलिए, ठीक ही है ना, नेचुरल शुगर बिल्कुल बिल्कुल, मैन-मेड शुगर तो दिक्कत कर देगा, कुछ भी हो सकता है बीमारी। हाँ। मैनमेड शुगर में होता क्या है कि बताया ना कि नेचुरल वो नहीं है, तो वो हमारे बॉडी के लिए एक लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा नहीं होता है, शॉर्ट टर्म में भले उसका कोई हमें दुष्प्रभाव, बुरा प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो अफेक्ट करता है। देखिए देखिए, धीरे धीरे क्या है, हम लोग का लाइफ स्पैन कमता जा रहा है, पहले के लोगों का लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होता था। सर अभी भी जो ठीक से खान-पान रखता है ना, वो आराम से 80-90 साल तक कह रहे हैं, फिर भी घट गया है ना बहुत, मतलब आम आदमी का अगर बात किया जाए तो घट गया। हाँ, तो 60-70 इसी वजह से हो गया, क्योंकि अब हम लोग बहुत ज़्यादा नेचुरल से आर्टिफिशियल की तरफ मूव कर रहे हैं, हर चीज़ हमें आर्टिफिशियल चाहिए, हर चीज़ हम आर्टिफिशियल यूज़ कर रहे हैं। तो इसके कारण जो हमारा सेल्स का जो है वो उतना लाइफ नहीं होता है, सेल्स जल्दी डैमेज हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो धीरे धीरे जो हमारा ग्रोथ है वो भी, अभी देखिए हम लोग की हाइट घटती जा रही है, मेल्स पहले कितने लंबे लंबे सब होते थे, अब हम लोग की हाइट घटती जा रही है। क्यों? क्योंकि उतना हम लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। आगे वाला अभी तो जनरेशन तो देखिए और उसकी हालत ख़राब है, वो तो बैठ के खाली टीवी वीडियो गेम ही देख रहा है। हम लोग का जनरेशन तक तो फिर भी हम लोग बहुत उछल कूद मचा है। हाँ। अभी तो जो है बताइए उसको उछलने कूदने को भी नहीं मिल रहा है। 2010 के बाद से हाँ, 2012 तो इधर के जो बच्चे हैं तो उनका तो फिर बॉडी ग्रोथ क्या होगा? 2010 के बाद से जो ठीक है। हालांकि हम लोग भी जब स्कूल में थे तो हमारे वार्डन कहते थे कि तुम लोग को देख के तो न डांटने का मन करता है न गुस्सा करना है, पता चला एक हाथ लगाए तुम लोग बेहोश हो जाओ। तो हम लोग तो मुस्टंडे मुस्टंडे लोग को पीटा करते थे, पहले के स्टूडेंट जो रहते थे, बोले 5th-6th क्लास में रहते थे तो लगता था आजकल का जो एक आदमी रहता है 20 साल का उस टाइप से हेल्दी रहता है। हम लोग फोटोज भी देखते थे, लंबे चौड़े सब पहले के लोग रहते थे। अब
बोले तुम लोग तो लगता है बच्चे छोटे छोटे, क्या तुम लोग को मारे? अरे डर लगता है कि कहीं पीटे बेहोश हो गया कोई। खैर, तो दिस इज बिकॉज द लाइफ स्टाइल इज चेंजिंग डे बाई डे। लाइफ स्टाइल इज चेंजिंग डे बाई डे। एनीवे, आइए, तो डिजीज पर हम डिस्कस कर रहे हैं आगे कि दिस डज नॉट मीन दैट वी हैव टू नो द एब्सोल्यूट फाइनल कॉज। ठीक है, मतलब कि अब डिजीज के बारे में बात करने के लिए हमें जरूरी नहीं है कि हम बिल्कुल साइंटिफिक वे में उसका टर्म जाने कि हाँ किस चीज से क्या कारण से ऐसा बीमारी हो रहा है, उसमें बात करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि वी कैन से दैट समवन इज सफरिंग फ्रॉम डायरिया विदाउट नोइंग एग्जैक्टली व्हाट हैज कॉज्ड द लूज मोशंस। तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई इसको डायरिया है, हो सकता है हमें जरूरी नहीं पता है कि उसको किस कारण से उसको लूज मोशंस हो रहे हैं, लेकिन हम कह सकते हैं एटलीस्ट इतना कि हाँ ही इज सफरिंग फ्रॉम डायरिया। तो ये हुआ कि कुछ सिम्टम्स देख के हम उसको एक जनरल वे में कह सकते हैं कि ही इज सफरिंग फ्रॉम दिस, ही इज सफरिंग फ्रॉम दिस। आप कहते हैं सर आई एम सफरिंग फ्रॉम डायरिया, आई एम सफरिंग हैविंग लूज मोशंस। तो यू मे नॉट बी नोइंग कि व्हाट कॉज्ड दोज लूज मोशंस, क्या आपने क्या खा लिया या क्या हुआ बॉडी में जिसके कारण वो लूज मोशन हो रहे हैं, आपका डाइजेशन खराब हो गया है। लेकिन हाँ आप कह सकते हैं कि सर आई एम सफरिंग फ्रॉम डायरिया। Now, we can now easily see that it is possible to be in poor health without actually suffering from a particular disease. तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि हमेशा बीमारी होना जरूरी नहीं हो कि बीमारी है, लेकिन फिर भी हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। जैसे अभी मैंने कहा कि आप हमेशा बेचैनी फील करते हैं, पहले के लोग बेचैनी फील करते थे लेकिन उन्हें बीमारी नहीं पता होती थी। आजकल तुरंत डॉक्टर कह देता है भाई आपको बीपी हो गया है। ठीक है, तो बीपी आज आइडेंटिफाई हो गया है एज ए डिजीज। पहले इसको लोग डिजीज नहीं मानते थे। पहले कहते थे कि हाँ बेचैनी कभी कभी हो जाता है, इसको मत खाइए, इसको मत खाइए, थोड़ा टहल लीजिए, ठीक, बेचैनी वर्ड से काम चल जाता था। समझ गए? आजकल वो डिजीज हो गया है, लोग को बड़ा अच्छा लग, तुरंत कह देगा मुझे बीपी हो गया है, थोड़ा सा पर कुछ होगा मेरा बीपी बढ़ गया। नहीं, बीपी कई कारणों से बढ़ता है, जरूरी नहीं कि खाली कोलेस्ट्रॉल से। तो जैसे मैं बता रहा हूं कि आजकल बड़ा अच्छा लगता है, कहेगा कोई मेरा बीपी बढ़ गया। ठीक है, आई डोंट वांट टू टॉक लाइक दैट। मैं नहीं कहता हूं कि हाँ मेरा बीपी बढ़ गया, उसका बीपी बढ़ गया। हाँ भाई ठीक है, थोड़ा सा बेचैनी हो गई, ठीक, हो जाएगा, ठीक। तो आज बीपी बहुत कॉमन डिजीज, बीपी, शुगर, ये सब डिजीज आइडेंटिफाई हो गए। पहले नहीं होते थे। पहले है शुगर का है, भाई देखा कि घाव हो रहा है, डॉक्टर ने देखा तो बोलता था ऐसा है आप इस थोड़ा मीठा खाना कम करिए, ये सब अननेसेसरी चीज़ सब मत खाइए, ठीक है, बस ठीक हो जाइएगा, कोई परेशानी नहीं हो, इतना ही कहता है। आजकल कह देता है आपका शुगर हो गया है, शुगर लेवल हाई है, क्योंकि आज शुगर एक डिजीज के रूप में आइडेंटिफाई हो चुका है। बीपी आज एक बीमारी के रूप में, डायबिटीज एक बीमारी के रूप में आइडेंटिफाई हो चुका है। ठीक है, अब देखिए अभी तक भी हम मेंटल डिसऑर्डर की बात नहीं करना चाहते। कोई जल्दी आपको नहीं कहेगा कि हमको मेंटल डिसऑर्डर है। इट इज नॉट कॉमनली एक्सेप्टेड स्टिल एज ए डिजीज। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट उसके लिए हर जगह डिपार्टमेंट बना दिया है, उसके लिए प्रोग्राम्स चला रहा है, शुरू कर दिया है मेंटल हेल्थ के लिए। अब गवर्नमेंट धीरे धीरे आइडेंटिफाई कर रही है कि मेंटल हेल्थ भी एक इंपॉर्टेंट इशू, तो मेंटल केयर उसके लिए भी हर जगह डिपार्टमेंट हॉस्पिटल्स में हो गए हैं। तो आज भी लेकिन लोग मेंटल हेल्थ के बारे में हिचकिचाते हैं बात करने में, या नहीं समझते हैं उस चीज को। ठीक है, कि भाई क्या है,
क्या है, आप किसी पूछिए क्या है, तो कुछ नहीं है, उसको ठीक है ऐसे ही, पता नहीं आजकल थोड़ा सा उसका मूड ठीक नहीं है। He will not like to say that he is having a certain disease. उसको लगे यार एक लोग क्या समझेंगे, पागल हो गया है, because people do not have understanding of mental disorder. समझ गए? तो अभी भी लोग हमारे, अगर मैं इस बिहार की बात कर रहा हूं, तो दे आर नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट मेंटल इलनेस। उनको समझ भी नहीं आ रहा क्या ये सब होता है, बोलता है दिमाग, दिमाग में क्या होता है, और दिमाग का कोई डॉक्टर तो क्या कहे, पागल खाना है क्या, पागल है क्या है, he will not understand कि what is, but there are mental illness। भाई आपको कोई चीज है जो परेशान कर रही है, तो आपको काम में मन नहीं लगेगा, मन नहीं लग रहा है तो क्यों मन नहीं लग रहा है, उसका कारण है। और होता क्या है कि लोग उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तो उसका उपाय नहीं करने की सोचते हैं, और जब उपाय नहीं करते हैं तो उससे फिर कोई गंभीर परिणाम उसका निकलने लगता है। भाई बीमारी कैसे, आप बोले ना सर ये हो जाता है, कैंसर हो जाता है, ये हो जाता है, तो आदमी चूंकि शुरू में आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है या नहीं करना चाहता है, और आइडेंटिफाई नहीं करता है तो उसके लिए कोई उपाय नहीं करता है, नहीं करता है तो हालत जब बिगड़ जाती है, जब टर्मिनल स्टेज पहुंच जाता है, डॉक्टर के पास पहुंचता है, डॉक्टर कहता है अब आए हैं हमारे पास जब आप अंतिम स्टेज में पहुंचे हो, अब हम क्या करें। अंतिम स्टेज मतलब पूरा खत्म है, मतलब अब रिपेयर के बियॉन्ड आपका बॉडी चला गया है, तो क्या होगा। शुरू में थोड़ा सा इन्फेक्शन फैलना शुरू हुआ था, आप उस समय आ जाते तो डॉक्टर उसको दवा से कंट्रोल कर सकता था, कम कर सकता था। अब वो फैलते 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 आपको मेजर पार्ट में बॉडी में फैल गया, तो अब वो क्या करेगा। जैसे हाथ इन्फेक्टेड हो गया, हाथ को काटा जा सकता है, एक हाथ को हुआ तो एक हाथ को, एक उंगली में हुआ था तो उंगली कट जाती तो आपका फिर भी कंट्रोल हो जाता। तो उंगली काटने से या उंगली का ये हिस्सा में अगर हुआ था तो यहां काटने से काम चल जाता। अब आपने उसको फैलने दिया तो हाथ ही काटना पड़ेगा, और हाथ से भी ज्यादा बॉडी में फैल गया तो फिर कोई उपाय नहीं। समझ गए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। तो अगर प्रॉपर टाइम में आइडेंटिफाई हो जाता तो देयर माइट हैव बीन सम रेमेडी पॉसिबल, कोई उपाय हो सकता है। हाँ, उसको कोई अभी तक कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है, काटना ही वही लास्ट इलाज है, डिस्ट्रॉय करना है, काटिए, रेडिएशन से उसको किल करने का सेल्स को कोशिश करते हैं, जैसे भी करिए, तो उसके तरीके हैं अलग अलग, लेकिन और कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो हाँ, मैं बताया कि डिजीज बढ़ जाता है तो फिर उसका रेमेडी फिर पॉसिबल नहीं रह पाता है। तो विद इन टाइम अगर वो आइडेंटिफाई, तो लोग आइडेंटिफाई करना नहीं चाहते, बीमारी दबाए रखते हैं कि अरे दर्द हो रहा है तो सिरदर्द की दवा खा ली, उस समय तो सिरदर्द की दवा है, रिलीफ मिल जाएगा, उससे दर्द नहीं पता चलेगा। फिर जब 2 दिन बाद हुआ फिर दवा खा लिए, बुखार आया बुखार का दवा ले लिए, आप लगातार बीमारी को दबाते रहते हैं। तो ये तो हुआ मान लीजिए मेंटल प्रॉब्लम, और वो क्या होगा, आप किसी दिन आपका पता चलेगा ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, या आप कुछ कर बैठिएगा, आप गाड़ी चला रहे हैं, पता चला अचानक कुछ हुआ, एक्सीडेंट कर बैठिएगा, बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, जैसे देखिए पहले के फिल्मों में दिखाता था कि अमिताभ बच्चन चल रहा है, अचानक रोड पर चक्कर आ गया, बेहोश हो गया, पता चला जाके भाई आपके ब्रेन ट्यूमर है। तो ब्रेन ट्यूमर है, अचानक से उसको बार बार, एक है ना कोई मूवी में शायद ऐसा कि उसको हर बार चक्कर आता था थोड़ी देर के लिए, हाँ मैं कोई मूवी का मुझे याद आ रहा है तो मैं कोट कर रहा हूँ। तो उसमें है कि दिखाता है कि हीरो है, उसको बार बार कभी कभी चक्कर आ जाता है थोड़ी देर के लिए, फिर वो इग्नोर करके अपना नॉर्मल काम फिर चालू कर देता है। बाद में एक जगह सीरियस होता है, रोड पर गिर जाता है, तब हॉस्पिटल जाता है, वहां पता चलता है कि भाई इनको ब्रेन ट्यूमर है। ठीक है, तो ब्रेन ट्यूमर धीरे धीरे ग्रो करता है और बड़ा होते जाता है। तो जब छोटा था उस समय अगर उसको आइडेंटिफाई कर लेते तो उसको ऑपरेट करके या जो भी कर उसको ठीक हो सकता था, लेकिन ज्यादा बड़ा हो गया तो फिर वो आपके मेजर उसको ऑर्गन्स को, ब्रेन के वो अफेक्ट करने लगता है, जो हाँ, तो फिर उसका कई बार पॉसिबल होता है या नहीं पॉसिबल होता है, वैसे केस में हेमरेज हो जाता है या कुछ होता है। सो नहीं, हेमरेज का मतलब होता है फट जाना किसी चीज,
ब्रेन हेमरेज का मतलब होता है कि उसमें नर्व्स फट के ब्लड भर जाता है, इसको हेमरेज। नस फट के वहाँ एरिया में डेफिनेटली ब्लड पड़ेगा, फट जाएगा, हेमरेज मतलब नस फट जाएगा। सो ठीक है, तो यहां कहा जा रहा है कि वी कैन नाउ इजिली सी दैट इट इज पॉसिबल टू बी इन पुअर हेल्थ विदाउट एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिजीज। तो जैसे बताया कि आपको बेचैनी रहता है, आपको सिर दर्द रहता है, तो अभी कोई डिजीज आप नहीं कह सकते, लेकिन पुअर हेल्थ है, उसको कह सकते हैं कि हाँ भाई स्वास्थ्य ठीक नहीं है मेरा आजकल। आप ये नहीं कहें कि मैं बीमार, क्योंकि बीमारी आपको नहीं पता है, लेकिन हाँ क्या भाई कैसा स्वास्थ्य है आपका, कैसे मिजाज है, तो हाँ मिजाज ठीक नहीं है, सिर दर्द बना रहता है, पता नहीं क्यों। समझ रहे हैं? तो यानी कि अभी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हाँ स्वास्थ्य वैसे में गड़बड़ हो सकता है। सिंपली नॉट बीइंग डिजीज इज नॉट द सेम एज बीइंग हेल्दी। अब देखिए इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। सिंपली नॉट बीइंग डिजीज्ड is not the same as being healthy. यानी कि कहा जा रहा है कि बीमारी नहीं होने का मतलब हेल्दी होना नहीं है। कोई बीमारी नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हेल्दी हूं। समझ रहे हैं? कोई बीमारी नहीं है लेकिन सिर में दर्द रहता है, पैर जो है भर जाता है बहुत जल्दी बैठने पे, सांस लेने में थोड़ा तकलीफ होता है, तो कोई बीमारी नहीं, आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि कोई बीमारी है, लेकिन हाँ कुछ परेशानी है, कमजोरी फील होता है, आजकल थकावट बहुत लगता है। कोई आदमी कह सकता है आजकल बहुत थकावट, तुरंत थक जाता है, तो ही इज नॉट हैविंग ए डिजीज बट ही इज नॉट हेल्दी ऑल्सो। समझ गए? तो बीमारी नहीं होने का मतलब स्वस्थ होना नहीं है, दोनों में फर्क है। स्वस्थ होना एक अलग चीज है कि सब चीज अपना बढ़िया से जो काम करना चाहिए काम कर रहा है, तब वो स्वस्थ होगा, तब हेल्थ कहते हैं। और कोई बीमारी नहीं है लेकिन काम कर रहा है लेकिन ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो दैट इज पुअर हेल्थ, दैट इज डिजीज फ्री बट नॉट हेल्दी। तो गुड हेल्थ फॉर, जैसे आगे एक्सप्लेन किया है कि गुड हेल्थ फॉर अ डांसर may mean being able to stretch his body into difficult but graceful positions। जैसे एक डांसर है, कोई डांसर है, उसके लिए गुड हेल्थ का क्या मतलब है, स्वस्थ है, इसका मतलब क्या है कि वो अपना डांस का जो भी स्ट्रेच है, मूवमेंट है, सब आराम से अच्छे से कर सकता है, तो वो कहता है हाँ भाई मैं तो फिट फाट हूं, हेल्दी हूं। On other hand, good health for a musician may mean having enough breathing capacity in his or her lungs to control the notes from his or her flute। दूसरी तरफ कोई म्यूजिशियन है वो यौन, अच्छा अभी अभी नहीं आ रहा दिमाग, खैर। सो ए म्यूजिशियन अगर है तो उसके लिए हेल्थ का मतलब क्या है कि अगर वो अपने लंग्स को प्रॉपरली यूज कर सके, अगर फ्लूट बजाता है, गाता है, तो उसके लिए गाने में अपना लंग्स को यूज, वही उसके लिए हेल्दी है। अगर वो गाना अपना ठीक से गा सकता है, अपना लंग्स उसका ठीक से काम कर रहा है, तो कहता है यस आई मीन गुड हेल्थ। दोनों के लिए अलग अलग है। जो एक आपने देखा डांसर है, वो अगर डांस कर रहा है तो कहता है हाँ मैं गुड हेल्थ में हूं। म्यूजिशियन है वो अपना गा ले रहा है या बांसुरी बजा ले रहा है ठीक से, तो वो कहेगा हाँ आई मीन गुड हेल्थ। टू हैव द अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज द यूनिक पोटेंशियल इन ऑल ऑफ अस इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर रियल हेल्थ। आगे देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये लाइन है कि टू हैव द अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज द यूनिक पोटेंशियल इन ऑल ऑफ अस इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर रियल। बड़ी ये ब्रॉड बात यहां लिख दी इन्होंने कि अपने जो मुझे जो जीवन में मौका मिल सकता है या मिलता है, उस मौके का पूरी तरह इस्तेमाल करना भी, और हमारे अंदर जो टैलेंट है, जो हमारे अंदर कुछ गुण है, उसका पूरा इस्तेमाल करना भी जरूरी है हेल्दी रहने के लिए।
जैसे कि आप भाई सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, आप मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन आप क्वालिफाई मान लीजिए नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या है, यू विल फील अ फ्रस्ट्रेशन कि आई एम नॉट एबल टू क्लियर द एग्जाम, आई एम वर्किंग सो हार्ड, व्हेन विल आई क्लियर द एग्जाम। आप इस परेशानी में आपका मन रहता है, तो यू आर नॉट हेल्दी बिकॉज यू आर सफरिंग सम फ्रस्ट्रेशन। एक आदमी है जो सोचता है कि मैं खूब पैसे कमाऊं, खूब बड़ा बिजनेस सेटअप करूं, और वो किसी कारण से नहीं कर पा रहा है ऐसा, उतने रेट से, जिस रेट से वो एक्सपेक्ट करता है उतना नहीं कर पा रहा है, तो क्या है, फ्रस्ट्रेशन में रहता है। अरे इतनी तेजी से वो सोचता है कि मैं इतने बिजनेस को बढ़ा लूं लेकिन बढ़ नहीं रहा है, तो फ्रस्ट्रेशन रहता है कि वो बिजनेस तेजी से नहीं बढ़ रहा है। तो हर आदमी की जो उम्मीद होती है अपने आप से और अपने जीवन से, वो उम्मीद अगर पूरी नहीं होती है तो वो स्वस्थ नहीं रहता है। तो इस डेफिनेशन से देखिएगा तो पूरी दुनिया बीमार है, क्योंकि जो अपेक्षा करता है आदमी वो तो किसी को नहीं मिलता है। गाना भी गा दिया है किसी ने कि किसी को भी नहीं मिलती जहां मुकम्मल, तो जो चाहा वो वैसा ही किसी को भी नहीं मिलता है, ठीक है। बट दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, रियलाइजेशन ऑफ वंस पोटेंशियल। अपनी जो काबिलियत है उसका इस्तेमाल हो पाना, सही इस्तेमाल हो पाना। अभी देखिए अरिजीत सिंह जो गायक है, खूब हेल्दी होगा भाई, पीक पर चल रहा है, गायकी उसकी खूब चल रही है, खूब फेमस है, खूब उसके गाने सुन रहे हैं लोग। हाँ, मेहनत किया है, डेफिनेटली है स्ट्रगल। तो जिस समय स्ट्रगल कर रहा था उस समय हेल्दी नहीं था, परेशान था कि कब कैसे मैं हिट होऊंगा, कैसे लोग मेरे गानों को पसंद करेंगे, कैसे मुझे लगातार फिल्में मिलेंगी गाने के लिए। और आज देखिए जहां देखिए तो उसके गाने चल रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, तारीफ हो रही है, तो ही इज हैप्पी, ही इज हेल्दी। तो आई जस्ट कोटेड दिस एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट यू, भाई जिस दिन आपका अच्छा रैंक सिलेक्शन हो जाएगा, यू विल बी हैप्पी, यू विल बी कंटेंट, यस आई हैव वर्कड, आई वांटेड टू बिकम एंड आई हैव बिकम, आई हैव फुलफिल्ड माई एंड माई पेरेंट्स ड्रीम। तो यू विल फील कंटेंट, यू विल बी हैप्पी, बट यू आर नॉट हैप्पी नाउ। तो ये एक जरूरी है इंसान के लिए कि उसके जो उसके पोटेंशियल है उसका सही इस्तेमाल होने से ही वो खुश रहता है, ठीक है। बहुत लोग खुश हैं, हाँ क्या, ठीक है, मेहनत कर रहे हैं सर, लगे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं और चल रहा है, वो आज ना कल तो रिजल्ट मिलेगा ही। जैसे बताया कि आप अगर आप अपना पूरा मेहनत कर रहे हैं ईमानदारी से, तो यू विल फील कंटेंट कि हाँ मैं मेहनत तो कर रहा हूं, ठीक है, अब आगे पीछे होता रहता है, होगा जब होगा, लेकिन आई एम वर्किंग माई बेस्ट, आई एम डूइंग माई बेस्ट, देन यू विल फील कंटेंट, यू विल नॉट फील फ्रस्ट्रेशन। हाँ, जब आप चाहते हैं कि मैं और मेहनत करूं या मैं और अच्छा परफॉर्म कर सकता हूं और वैसा नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। तो जैसे कि व्हेन आई फर्स्ट अपीयर्ड इन माय आईएएस एग्जाम, द फर्स्ट एग्जाम, तो आई डिड नॉट क्लियर दैट एग्जाम, बट आई वॉज कंटेंट। मैं कम ही सवाल बनाया था, आई सॉल्व 40 क्वेश्चंस करेक्टली एंड कट ऑफ वॉज हायर अबाउट 60 और मोर, बट आई वॉज हैप्पी, क्योंकि मुझे ये खुशी थी कि मैंने जितना पढ़ा उसको अटेम्प्ट कर दिया, उसको बना दिया, और मेरी अप्रोच सही है, जो मैं पढ़ रहा हूं जितना पढ़ा था उससे आया और उससे मैंने सॉल्व किया। तो अभी तो पढ़ा ही नहीं है, आई हैड जस्ट बिगन माई स्टडी, तो कहां से क्लियर हो जाता, दैट वॉज नॉट पॉसिबल। बट कि हाँ हम सही जा रहे हैं, सही रास्ते पर चल रहे हैं, and what I studied that all came in exam and I cleared that, I solved that questions, all those questions. तो I am on the right track, ठीक है। तो वही कहा कि जब आप मेहनत कर रहे हैं, सही ढंग से मेहनत कर रहे हैं, तो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलने पर भी आपको सेटिस्फैक्शन होता है कि ठीक है जितना किया था उतना हो, लेकिन उतना तो हुआ ना, जो मेहनत कर रहे हैं वो तो सही है। ऐसा तो नहीं है कि पढ़ रहे हैं कुछ और आ रहा है कुछ, या जो पढ़ रहे हैं उसमें से भी सॉल्व नहीं हो रहा है। तो अगर जो हमने पढ़ा
उसमें से आया और आया जितना उतना हमने सॉल्व किया, तो इसका मतलब जो मैंने पढ़ा वो ठीक से पढ़ा और उसमें से आया भी। तो आपको इतना सेटिस्फैक्शन रहता है कि ठीक है, अभी जितना पढ़ा उतना किया, अभी पढ़ा ही नहीं है तो कहाँ से हो जाएगा, अभी पढ़ना बाकी है, समय लगेगा, लेकिन हाँ जो पढ़ रहे हैं वो ठीक पढ़ रहे हैं, तो यू विल हैव अ सेटिस्फैक्शन। ठीक है। सो कहने का मतलब है कि जो आप वर्क कर रहे हैं वो प्रॉपरली कर रहे हैं, तो देन यू फील अ सेटिस्फैक्शन, क्योंकि आई एम डूइंग द राइट थिंग। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो देन यू फील फ्रस्ट्रेटेड। तो हेल्दी रहने के लिए अपना रियलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। हाँ, आगे देखते हैं। सो वी कैन बी इन पुअर हेल्थ विदाउट देयर बीइंग अ सिंपल कॉज इन फॉर्म ऑफ एन आइडेंटिफिएबल डिजीज। तो कहा जा रहा है कि हमें हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है इसके बिना भी कि हम कोई आइडेंटिफाई कर सके क्या दिक्कत है। जैसे मैंने बोला कि आप कहते हैं कि सर आजकल मेरा मन भारी भारी रहता है, हम पूछते हैं हाँ अभिषेक कैसे हैं भाई, तो कहते हैं कि सर ठीक हूं लेकिन मन आजकल भारी भारी रहता है। तो आपको पता नहीं है कि क्या दिक्कत है, क्यों दिक्कत हो रहा है, या कोई बीमारी है, तो आपको मैं पूछता हूँ क्या कोई बीमारी है क्या, तो बोलते नहीं सर बीमारी तो नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मन एक बड़ा कॉम्प्लेक्स टर्म है। ऐसे उसको साइकोलॉजी में माइंड और ब्रेन अलग अलग चीज होता है साइकोलॉजी में। माइंड मतलब हो गया मन। हाँ, मन हो गया माइंड, दिमाग हो गया ब्रेन। मन क्या होता है? मन इज अ ग्रुप ऑफ योर इमोशंस, योर फीलिंग। आपके अंदर जो भावनाएं होती है उसको मन कहते हैं। उसको मन कहते उसको इंग्लिश में माइंड कहते हैं। हैं, उसको माइंड कहते हैं, मतलब दिमाग या साइक कहते हैं उसको, साइंटिफिक उस, इसलिए साइकोलॉजी, द स्टडी ऑफ द साइक। हाँ, माइंड। सबको माइंड मतलब दिमाग समझता है। नहीं, तो जनरल टर्म्स में जो आप जितना उसको जरूरत है उतना ठीक है, उसको रहने दीजिए, उतना ही समझता है। बट इफ यू स्टडी तो देर इज टू डिफरेंट कंसेप्ट, वेरी डिफरेंट। ब्रेन, और वहां भी फिर डिफरेंट हो जाता है, ब्रेन या माइंड। और माइंड से भी अगर आप उसको करते हैं स्टडी तो साइक बोलते हैं, इसीलिए इसको स्टडी को साइकोलॉजी कहते हैं। तो जो आप कह रहे हैं एक्चुअली वो साइक है, और सिंपल वर्ड्स में उसको मन कहिए। माइंड तो खैर कह देता है लोग मेरा माइंड डिस्टर्ब्ड है। ठीक है। तो ये सब का, लेकिन जब स्टडी का आप करते हैं प्रॉपर तो इन सब का अलग अलग मतलब होता है। ब्रेन इज डिफरेंट। डिस्टर्ब है कि माइंड डिस्टर्ब है? यही बता रहे हैं कि माइंड डिस्टर्ब है आपका, ठीक है। माइंड तो मन डिस्टर्ब है। हाँ। माइंड हो गया इमोशनल, मतलब बात इमोशन हो गया, ये सब हो गया माइंड। ब्रेन तो खैर ब्रेन हो गया कि आप पढ़ रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो हो गया ब्रेन, माइंड अलग हो गया। और ये मैं आपको इसलिए समझा पा रहा हूँ बिकॉज आई हैव स्टडीड साइकोलॉजी ऑल्सो, नहीं तो ये कोई आपको नहीं समझा सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस इन ब्रेन एंड माइंड, व्हाट इज माइंड। साइक ही एक्चुअली, माइंड जो है वो एक्चुअली साइक है। साइंटिफिक जब स्टडी करते हैं तो माइंड वर्ड का यूज नहीं करते हैं, तब हम उसको साइक करते हैं। एक्चुअली नहीं, वो ऑक्सीडाइज होता है धीरे धीरे, उसके अंदर का जो केमिकल होता है वो रिएक्ट करता है एयर से, कलर चेंज हो जाता है। हाँ, कारगर है, लेकिन उसको सूखा ड्राई येलो फॉर्म में नहीं मिल रहा है। यहाँ मिल जाता है आपको, चितकोरा आपको मार्केट ले गए थे ना, पूछे? हाँ, हो सकता है कभी कभी आउट ऑफ स्टॉक। घर में गांव में गए थे, तो गांव में बॉयल करके रखे हुआ था।
हाँ, फिर सीजन के हिसाब से उसको बचा के फिर रखना पड़ता है, बॉईल कर देते हैं। एक चलिए, गर्गल है ना ये? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आइए, सो यहाँ हम कह रहे हैं कि हमेशा जरूरी ना हो कि हम कोई बीमारी आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है, तो लेकिन हमारा स्वास्थ्य फिर भी गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। जैसे आप कभी कभी कहते हैं लोग गांव में कि अरे पेट गुड़गुड़ कर रहा है, तो वो कोई बीमारी नहीं, का क्या बीमारी है, लेकिन हाँ भाई पेट गुड़गुड़ करता रहता है आजकल, तो कुछ खा लेते हैं तो फिर ठीक हो जाता है। तो यानी कि पेट गुड़गुड़ करना, गर्गलिंग ऑफ स्टमक, इट इज नॉट ए डिजीज। हाँ, GURGLING, ING। तो गर्गलिंग ऑफ स्टमक इज नॉट ए डिजीज, बट इट इज नॉट हेल्दी ऑल्सो, इट इज पुअर हेल्थ। हाँ, गुड़गुड़ करना या गुड़गुड़ाना कहते हैं। नहीं, आपको ऐसा लगेगा ना कि पेट में बुलबुले जैसे बन रहे हैं, हाँ, तो उसको लोग उस तरह से कह देते हैं कि गुड़गुड़ कर रहा है। हाँ, तो एक्चुअली वो गैस, केमिकल रिएक्शंस होता है, गैस बनता है रिएक्शन में, तो उसके कारण हमें फीलिंग होता है कि गुड़गुड़ हो रहा है। So yes, this is the reason why when we think about health, we think about societies and communities. So on the other hand, when we think about disease, we think about individual sufferers. तो यही कहा जाए कि जब स्वास्थ्य की हम बात करते हैं तो इसीलिए हम लोग कम्युनिटी के बारे में सोचते हैं, सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, जबकि बीमारी की बात करते हैं तो हम लोग किसी इंडिविजुअल के बारे में सोचते हैं कि उसको क्या बीमारी है, क्या उसको दिक्कत हो रही। ठीक है, चलिए थोड़ा सा थ्योरी है इस, आगे बढ़ते हैं। नाउ गर्गलिंग, गर्गल कहते हैं, गर्गल, गर्ग नहीं, गर्गल, GURGLE। ये नाउन हो गया, वर्ब है ये, गर्गल वर्ब है। वर्ब भी है, नाउन की तरह भी यूज होता है, यूज करने पर। चलिए, कर रहा है। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज 13.2, दैट इज डिजीज एंड इट्स कॉजेस। तो नाउ वी हैव स्टडीड व्हाट इज डिजीज, व्हाट इज हेल्दी एंड व्हाट इज डिजीज फ्री। डिजीज फ्री होना हेल्दी होना नहीं है, दोनों में फर्क है, आप समझ गए। पेट गड़गड़ कर रहा है, मन भारी रहता है, तो बीमारी नहीं है लेकिन आप हेल्दी भी नहीं है। आपका मन भारी रहता है तो कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आप स्वस्थ भी नहीं है, क्योंकि आपका मन नहीं लगता है, आपका मूड ठीक नहीं रहता है। ठीक है, आप कहते हैं कि डाइजेशन से ठीक से नहीं होता है, खाना ठीक से पचता नहीं, फ्रेश नहीं होते हैं, तो कोई बीमारी नहीं है, बट यू आर नॉट हेल्दी ऑल्सो। इफ यू आर नॉट हैविंग प्रॉपर डाइजेशन, तो देन यू आर नॉट हेल्दी। ठीक है, तो हेल्दी होने में और डिजीज फ्री होने में फर्क है। लेकिन हाँ, आप कहते हैं कि ठीक है सर, काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हल्का फुल्का कुछ तो वो चलता ही रहता है, तो वो है बीइंग वेल। बीइंग वेल। नाउ वी आर कमिंग टू द टॉपिक डिजीज एंड इट्स कॉजेस। अब हम समझते हैं कि डिजीज और उसके कॉजेज क्या होते हैं। फर्स्ट, व्हाट डज डिजीज लुक लाइक। अब बीमारी क्या होती है उसको समझना है, क्या होती है। लेट अस नाउ थिंक अ लिटिल मोर अबाउट डिजीजेस। इन द फर्स्ट प्लेस, हाउ डू वी नो दैट देयर इज अ डिजीज। कैसे हम जानते हैं कि कोई बीमारी है? तो कहिएगा कि भाई सर डॉक्टर से जाके पूछिए कैसे जानता है वो। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया सारा प्रोसेस।
कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या है, वो आपको आपकी परेशानी पूछते हैं, व्हाट प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग, व्हाट सिम्टम्स आर देयर, फिर वो उन प्रॉब्लम्स में से किसी बीमारी का सिम्टम खोजने का कोशिश करता है और देखता है अच्छा ये तो इस बीमारी का लक्षण है, तो फिर उस बीमारी के हिसाब से चेक करता है, कंफर्म हो जाता है कि वही है, तो कहता है कि हाँ आपको ये बीमारी, दैट इज हिज डायग्नोसिस। तो ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, फिर दवा उसके प्रिस्क्राइब। तो हाउ डू वी नो दैट देयर इज अ डिजीज, इन अदर वर्ड्स हाउ डू वी नो दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द बॉडी, कैसे हमें पता चलता है कि शरीर में कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है। देयर आर मेनी टिश्यूज इन द बॉडी एज वी हैव सीन, हमने पढ़ा है कि शरीर में बहुत तरह के टिश्यूज होते हैं। These tissues make up the physiological systems or organ systems that carry out body functions. इन टिश्यूज से हमारा मिल के ऑर्गन्स बना होता है, बॉडी का जो भी अंग होता है वो टिश्यूज से बना होता है, जो हमारे शरीर के कामों को करता है, शरीर के अंदर के जो भी फंक्शंस होते हैं। Each of the organ systems has specific organs as its parts and it has particular functions. तो जो भी हमारा अंदर का ऑर्गन सिस्टम है उसमें कुछ खास ऑर्गन्स होते हैं और उन ऑर्गन्स का कोई खास काम होता है। समझ रहे हैं यहां तक? सो द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स एंड इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड टेकन इन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करते हैं तो उसमें क्या है, अंदर का स्टमक है, इंटेस्टाइन्स ये सब है, तो इनका काम क्या है कि जो हम बाहर से फूड लें उसको डाइजेस्ट करें और डाइजेस्ट करके उससे प्रॉपरली सबको सप्लाई करें बॉडी को। द मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम विच इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड मसल्स हेल्प होल्ड्स द बॉडी पार्ट टुगेदर एंड हेल्प्स द बॉडी मूव। फिर उसके आगे कह रहा है कि जो मसल और स्केलेटन का बना हुआ सिस्टम है, यानी कि हमारा जो एक तरह से स्केलेटन है जिसमें मसल्स को भी जोड़ा हुआ है, भाई हड्डियों से मांस हमारा चिपका रहता है, मसल चिपके रहते हैं, तो ये इसको कहा मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम, यानी मसल्स और स्केलेटन, उसको अभी देख रहा है। तो द मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम, मसल्स प्लस स्केलेटन, हाँ हड्डियों के साथ मसल्स की बात कर रहा है, बोन्स एंड मसल्स, MUSCULO लिखा ही हुआ इसको नहीं, मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम विच इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड मसल्स, जो कि हड्डियों और मसल से बना होता है। इसका काम क्या होता है, होल्ड्स द बॉडी पार्ट्स टुगेदर, शरीर के अंगों को एक साथ जोड़े रखता है, एंड हेल्प्स द बॉडी मूव, और हमारे बॉडी को मूव करने में मदद करता है। भाई हड्डी अपने आप तो मूव नहीं कर सकता है, मसल्स उसको मूव करता है, और हड्डी क्या काम करता है, उसको सपोर्ट, उसको पकड़े रखता है बॉडी। तो मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम जो है उसका क्या काम है, उसका एक खास काम है, काम ये है कि बॉडी को एक साथ जोड़े रखना, नहीं तो पता चला हाथ अलग छितरा के चला गया, आप ऐसे झटका दिए तो हाथ चला गया वहां उस मकान में, ठीक है, तो इसको पकड़े कौन रखता है, बोन्स, मसल्स, और हाथ से जो भी आप काम करते हैं तो ये दोनों मिलके करता है, बोन्स और मसल्स। तो हर ऑर्गन सिस्टम का कहने का मतलब है कि जो हमें हमारी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम्स हैं उनके अंदर कुछ फिक्स्ड ऑर्गन्स हैं, और उन ऑर्गन्स का हर ऑर्गन का कुछ ना कुछ फिक्स्ड उसका काम है, जिम्मेदारी है, उसको करना होता है। When there is a disease, either the functioning of one or more system of body will change for the worse. तो कह रहे हैं कि जब बीमारी होती है तो कोई हमारा ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गन अपना काम ठीक से नहीं करता है, चेंज फॉर द वर्स मतलब काम उसका गड़बड़ा जाता है, जिस तरह से वो काम करता है नॉर्मली उससे उसका काम गड़बड़ हो जाता है, या तो किसी एक ऑर्गन का हो सकता है या पूरे ऑर्गन सिस्टम का ही हो सकता है। तो जैसे आपने कहा कि सर आजकल डाइजेशन ठीक नहीं रहता है, तो हो सकता है कि कोई एक डाइजेस्टिव ऑर्गन आपका काम नहीं कर रहा है ठीक से, या पूरा का पूरा सिस्टम ही गड़बड़ाया हुआ है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि इसका मतलब कोई बीमारी है। तो दीज चेंजेस गिव राइज टू सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ डिजीज।
तो ये जो काम गड़बड़ होता है ऑर्गन का, इससे क्या होता है, कुछ हमारे अंदर तकलीफ पैदा होता है, कुछ लक्षण पैदा होता है, सिम्टम्स, लक्षण, एंड साइंस ऑफ दी, और उस कुछ बीमारी की पहचान वो बाहर निकल के आती है, यानी बीमारी के लक्षण देखने को मिलते हैं हमें। जैसे देखिए होता है कि भाई जॉइंट पेन है, हाई फीवर है तो डेंगू। आजकल हर आदमी जानता है कि अगर बहुत ज़्यादा जॉइंट्स में पेन रहे और तेज बुखार आ रहा है, इसका मतलब उसको डेंगू है। हेलो, सुन रहे हैं? तो वायरल फीवर और डेंगू में फर्क है। वायरल फीवर में भी फीवर होता है लेकिन बॉडी पेन उतना नहीं होता है, जॉइंट्स में पेन खासकर नहीं होता है, डेंगू में जॉइंट्स में पेन होता है। तो आपको जो लक्षण निकल के आ रहा है कि भाई बॉडी टेम्परेचर हाई हो गया, बुखार है, आपका बॉडी में पेन हो रहा है, जॉइंट्स में पेन हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये सिम्टम्स है। और बीमारी के लक्षण आपको पता है कि डेंगू के लक्षण है तो आपको लगता है कि डेंगू हो गया। तो जब हमारा बॉडी का कोई ऑर्गन काम करता नहीं है ठीक से, या ऑर्गन सिस्टम ही गड़बड़ा जाता है, तो उसके कारण हमारे कुछ परेशानी होना शुरू हो जाता है, बुखार आ रहा है, सिर दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, जो भी कुछ हो, ये सब लक्षण है, सिम्टम्स हैं। और इनमें ही कुछ बीमारी के गुण, ये कोई कहता है हाँ भाई, डॉक्टर पूछता है क्या हो रहा है, बुखार है तो हाँ बुखार है, वॉमिटिंग भी हो रहा है तो हाँ, पेट के अंदर दर्द भी रहता है, हाँ, अच्छा तो समझ गया ये बीमारी, दवा लिख देता। तो जब कहने का मतलब, जब कोई ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम काम उसका गड़बड़ होने लगता है तो उससे हमारे शरीर में कुछ दिक्कत पैदा होने लगती है, जो कि सिम्टम कहते हैं। और उसी में बीमारी के गुण भी हमें नजर आने लगते हैं कि अच्छा ये बीमारी, ठीक है। अब देखिए सिम्टम्स, उसी को एक्सप्लेन किया है। सिम्टम्स ऑफ डिजीज आर द थिंग्स वी फील एज बीइंग रॉन्ग। सिम्टम्स ऑफ डिजीज आर थिंग्स वी फील एज बीइंग रॉन्ग। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि सिम्टम्स क्या होता है, जो हमें लगता है कि जो ठीक नहीं है शरीर में, ऐसी चीजों को हम सिम्टम कहते हैं, ठीक है। जैसे सिर दर्द हो रहा है, और सिर दर्द क्यों कर रहा है, कोई दिक्कत है, सिर दर्द तो नहीं होना चाहिए, उसको हम सिम्टम कहते हैं, क्योंकि वो गलत है, वो सही नहीं है, नॉर्मल नहीं है। तो सो आगे देखिए, सो वी हैव अ हेडेक, वी हैव कफ, वी हैव लूज मोशंस, वी हैव अ वुंड विथ पस, दीज आर ऑल सिम्टम्स। ये सब सिम्टम है। सिर दर्द हो रहा है, कफ बन रहा है, लूज मोशन हो रहे हैं, घाव है जिसमें पस बन रहा है, तो ये सब क्या है, सिम्टम है। These indicate that there may be a disease, ये बताते हैं कि कोई बीमारी हो सकती है, but they don't indicate what the disease, लेकिन वो ये नहीं बताता है कि क्या बीमारी। तो मैंने बताया था, आपको समझाया था कि ये सब सिम्टम इंडिकेटर है, हेडेक, फीवर। तो सिर दर्द हो रहा है, इसका मतलब सिर दर्द कोई बीमारी नहीं है, सिर दर्द किसी कारण से हो रहा है, वो कारण बीमारी हो सकती है। तो पता करना होता है कि क्या है, क्यों सिर दर्द हो रहा है, दैट इज द डिजीज। तो दिस इज सिम्टम, हेडेक इज सिम्टम, घाव हो रहा है उसमें पस बनना सिम्टम है। पस क्यों बन रहा है, तो इन्फेक्शन है इसलिए पस बन रहा है, या कुछ और अंदर कहीं के इन्फेक्शन हो सकता है किसी जगह, उसके कारण पस बन रहा है। कफ क्यों बन रहा है, मैंने बताया था, कफ इज नॉट अ डिजीज, इट इज अ सिम्टम। कफ बन रहा है तो क्यों कफ बन रहा है, तो कोई अंदर प्रॉब्लम है कहीं, इसलिए कफ बन रहा है। अच्छा, कफ के देखिए आया तो एक और दिमाग में आ गया, आपको बता देते हैं कफ क्यों बनता है। जैसे हमारा बॉडी कफ बनाता है, म्यूकस बनाता है, क्या करता है ये, कि जैसे कोई बैक्टीरिया घुस गया, समझ गए, तो बॉडी क्या करता है, म्यूकस कफ बनाता है, वो म्यूकस जाके उसको पकड़ लेता है और उसको डाइजेस्ट कर देता है, समझ गए, उसको खा जाता है, खत्म कर, इस तरह से खत्म करता है बॉडी इन्फेक्शन, इसलिए कफ बनता है, समझ गए। तो कफ इज एक्चुअली वो उसको लड़ने के लिए, म्यूकस जो होता है वो फॉरेन कोई भी ऐसा अगर म्यूकस बनता है, बॉडी में सब जगह लगभग बनता है, म्यूकस बनता है, कोई जरूरी बैक्टीरिया है, कोई भी तरह का फॉरेन, हाँ कुछ भी हो सकता है, या कोई और पार्टिकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वही कफ है।
हाँ, वही कफ के रूप में वेस्ट, चूंकि अब वो वेस्ट हो गया, अब तो काम मार दिया उसने, अब उसका जरूरत नहीं है, तो वो भी सबको तो धोड़ जाता है कफ को। ठीक है, उसको फेंक देना है, बाहर निकाल देना चाहिए, दैट इज वेस्ट। हाँ चलिए, तो उसको चिपका के उसको बाहर निकाल लेता है। हाँ, उसको चिपका के एक्चुअली उसको पकड़ लेता है, कैप्चर कर लेता है और धीरे धीरे उसको डाइजेस्ट कर देता है, किल कर देता है। मार भी देता है। हाँ, तो कफ बनना अच्छा है। कफ बनना अच्छा नहीं है, देखिए फिर समझिए बात, कफ बनना अच्छा नहीं है। अगर कफ बना, थोड़े समय के लिए बना और कफ बन के निकल के फिर ठीक हो गया, तब कोई दिक्कत नहीं है। कफ बना, कुछ चला गया था, उसको मार दिया कफ के रूप में, उसको आपने बाहर निकाल दिया मुंह से। लेकिन अगर लगातार कफ बन रहा है, इसका मतलब कुछ लगातार अंदर घुस रहा है या कोई इन्फेक्शन अंदर हो रहा है, जिसको कफ मारने के लिए कफ बनाना पड़ रहा है बॉडी को। अच्छा। इसका मतलब अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है, हाँ। तो उस गड़बड़ की खोज करनी जरूरी है। अगर इसलिए 1 दिन 2 दिन हुआ तो ठीक है, लेकिन लगातार आपको हफ्ते हफ्ते कफ बन रहा है और बहुत सारा कफ बन रहा है, तो इसका मतलब कुछ अंदर गड़बड़ चल रहा है, तभी तो कफ बन रहा है। तो जिनका लंग्स में प्रॉब्लम होता है उनको खूब कफ आता है, फेफड़े में इन्फेक्शन है या ये सब आदत है सिगरेट ये सब का, तो कफ बनता है। हाँ, तो these indicate that there may be a disease but they don't indicate what the वो अपने आप थोड़े बता देता है क्या बीमारी है। For example, a headache may mean just examination stress, or very rarely it may mean meningitis or any of a dozen different diseases। तो सिरदर्द बहुत कारणों से हो सकता है कि आप किसी कारण से आप परेशान हैं, एग्जाम का डर है, कोई तनाव है किसी चीज को लेके, किसी चीज का डर है, उसके कारण भी सिरदर्द हो सकता है, या कोई बीमारी के कारण भी सिरदर्द हो सकता है। जैसे यहाँ लिखा है कि इन एक्यूट केस, रेयर केस, हो सकता है आपको मेनिंजाइटिस है, दिमागी बुखार है, उसके कारण आपको सिरदर्द भी हो सकता है। तो सिरदर्द तो बहुत कारणों से हो सकता है। तो सिरदर्द होता है, लेकिन वो बता थोड़े देता है कि हाँ भाई मेनिंजाइटिस हो गया, चलो मेनिंजाइटिस का दवा ले लो। हाँ अभिषेक, क्या हुआ, नींद क्यों आ रहा है? तो जल्दी आ जाएगा 4 बजे उसकी वजह से। सो कह रहा है कि जो हेडेक है वो बहुत सी बीमारियों के कारण, मतलब बहुत से कारण हो सकते हैं, कोई बीमारी भी हो सकता है या और कोई भी कारण हो सकता है। तो अपने आप में हेडेक होना जो है वो बता नहीं देता है कि क्या बीमारी है, क्या तकलीफ है। उसके लिए ही तो डॉक्टर बैठे हुए, नहीं तो डॉक्टर सारे बेरोजगार हो जाते अगर अपने आप बता देता। Signs of diseases are what physicians will look for on the basis of symptoms। देखिए लिखा ना कि signs of disease are what physicians का है डॉक्टर्स will look for on basis of symptoms। तो जब आप अपनी तकलीफ बताते हैं फिजिशियन को, डॉक्टर को, तो फिर उनमें वो किसी बीमारी का लक्षण खोजने का कोशिश करते हैं कि कौन सा बीमारी का लक्षण है। ये सब है जो मैंने आपको डायग्नोसिस बताया कि साइंस ऑफ डिजीज, वो खोजते हैं कि ये किस बीमारी का लक्षण है। इनको सिर दर्द हो रहा है, इनको वॉमिटिंग हो रहा है, खाना खाते हैं तुरंत वॉमिटिंग हो जाता है, पेट में भी दर्द रहता है, ये किस बीमारी का लक्षण है। तो वो उस बीमारी की पहचान अपना, इसलिए BBS 5 साल पढ़े रहते हैं, वो सब याद करते हैं कि इस बीमारी का क्या लक्षण होता है। ठीक है, तो उस अपने नॉलेज से वो यूज करते हैं कि अच्छा डिफिकल्ट होता होगा पकड़ना। हाँ, तो ऐसा डिफिकल्ट नहीं होता है, आपको लग रहा है वो पढ़ता इतना होता है, पढ़ ले ठीक से तो वैसे ही बड़े काबिल डॉक्टर हो जाए, पढ़वे नहीं करता है। इतना सब तो लिखा गया, इतना मेडिकल हिस्ट्री आज तक का नॉलेज है, सब हर बीमारी का लिखा रहता है, पढ़े तब ना, याद रखे तब। सिम्टम याद करना, फिर मेडिसिन याद करना। हाँ, सो साइंस विल गिव, साइंस यहाँ साइंस विज्ञान नहीं है, साइंस का प्लूरल, साइन का प्लूरल है। साइंस विल गिव अ लिटिल मोर डेफिनिट इंडिकेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर। तो जब वो लक्षण समझ लेते हैं कि ये बीमारी का लक्षण लग रहा है, तो उसके अनुसार कुछ और वो टेस्ट कंडक्ट करते हैं या आपकी जांच करते हैं, और जब वो जांच में वो बातें पाई जाती है तो कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ यही बीमारी है।
पर इसका दवा देना चाहिए। वही कह रहे हैं कि साइंस विल गिव अ लिटिल मोर डेफिनेट इंडिकेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ ए पर्टिकुलर डिजीज। Physicians will also get laboratory tests done to pinpoint the disease further। और इसके लिए कई बार बीमारी को एक्यूरेट बिल्कुल करने के लिए, एक्यूरेट पता करना, हाँ मतलब बिल्कुल डेफिनेटली बता पाना, निश्चित रूप से बताना, टेल एक्यूरेटली, ACCURATE, एक्यूरेटली टेल। तो बिल्कुल एक डेफिनेट वे में बता पाने के लिए कि भाई क्या हुआ है, वो कई बार लेबोरेटरी टेस्ट्स भी करवाते हैं कि जाइए ये टेस्ट करा लीजिए, उसमें क्या रिपोर्ट आता है। निश्चित रूप से कहना, ओके नाउ। तो यहाँ हमने देखा कि डिजीज की पहचान, व्हाट डज डिजीज लुक लाइक, बीमारी कैसे हम, किस रूप में दिखती है, किस रूप में हमें बीमारी कोई दिखती है, कैसे उसको पता करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज क्रॉनिक, एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीजेस। अब आता है कुछ बीमारियों के टाइप हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक। नहीं, समझने वाली चीजें हैं, हाँ हाँ समझने वाली। हाँ बता रहे हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज, ठीक है, वही है इस टॉपिक में, वही पढ़ना है। देखिए क्रॉनिक का मतलब ही बताएगा इस पैराग्राफ में आपको। हाँ देखिए, द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज विल बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स। मैनिफेस्टेशन मतलब होता है किस रूप में दिखता है, उसका लक्षण लिख लीजिए। किस रूप में? लक्षण, लक्षण लिख लीजिए, केवल लक्षण। हाँ बस लक्षण। जैसे कि आपको बुखार आ रहा है, कोई और बीमारी है लेकिन उसका किस रूप में दिख रहा है, लक्षण क्या है कि बुखार आ रहा है, सिर दर्द हो रहा है, खांसी आ रही है, ये सब मैनिफेस्टेशन है। बीमारी कुछ और है लेकिन वो दिख किस रूप में रहा है हमें कि बार बार वॉमिटिंग हो रहा है, तो ये उसका मैनिफेस्टेशन। कुछ और है लेकिन उसका लक्षण दिख रहा है कुछ और, उसी को मैनिफेस्टेशन, लक्षण लक्षण ही है, बीमारी कुछ और नहीं है। मैं आपको क्या बताया, एग्जांपल के तौर पे आप बोले कि बीमारी नहीं, जैसे मैंने कहा कि आपको बुखार आ गया, आपको खांसी आ रही है, आपको वॉमिटिंग आ रही है, ये सब लक्षण हैं किसी बीमारी के। लक्षण भी सकते हैं, हाँ डेफिनेटली। सिम्टम भी वही है, उसी का दूसरा रूप है, उसी का दूसरा वर्ड यूज किया है, मैनिफेस्टेशन। तो कह रहा है कि द मैनिफेस्टेशंस ऑफ डिजीज विल बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स। कह रहा है कि जो किसी बीमारी के जो लक्षण हमें दिखते हैं वो कई चीजों पर डिपेंड करते हैं और अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग केस, ठीक है। जैसे कि किसी को कोई बीमारी है, मान लीजिए कोई भी बीमारी ले लीजिए, तो उसमें हो सकता है कि एक आदमी में कुछ और लक्षण उसको दिखे और दूसरे आदमी में कुछ और लक्षण उसका दिख जाए। जरूरी नहीं कि हमेशा एक बीमारी का हर जगह एक ही जैसा सिम्टम दिखे हर आदमी में, क्योंकि सिम्टम्स कई चीजों पर डिपेंड करता है। जैसे देखिए अभी कोरोना हुआ था, और कोरोना 1, कोरोना 2 कई फेज में हुआ, तो बहुत से लोग इन्फेक्ट हो रहे थे कोरोना से, लेकिन
कुछ लोग ज़्यादा इन्फेक्ट हो जा रहे थे, कुछ अफेक्ट हो जा रहे थे, कुछ कम अफेक्ट हो, कुछ लोग का तबीयत ज़्यादा बिगड़ जा रहा था, कुछ लोग उसको बर्दाश्त कर ले रहे थे। हाँ, है ना। तो हर किसी की हालत एक जैसी बिगड़ी हुई नहीं थी। बहुत से लोग कोरोना होके अपने आप ठीक भी हो जा रहे थे, चले जा रहे थे क्वारंटाइन में, अपने आप फिर 2-4 दिन 5 दिन होके ठीक हो जा रहे थे, और कुछ लोग की तबीयत गड़, समझ गए। फोन देंगे आपसे। तो कहने का मतलब है कि जो कोरोना था, ये सभी लोगों में इसका एक ही जैसा लक्षण या एक ही जैसा रूप नहीं था। कुछ लोग की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ जा रही थी, और कुछ लोग की हालत जो है वो थोड़ा बहुत करके बर्दाश्त कर ले रहे हैं। मेरे में रिकॉर्डिंग चल रहा है। हाँ, बोलिए। तो हम देखिए तो उसका हाँ, कोई कहीं से मिला था। हाँ, ठीक ठीक। सो कहने का मतलब कि किसी एक बीमारी के लक्षण अलग अलग लोग में अलग अलग हो सकता है। किसी को तेज बुखार आ सकता है, किसी को हल्का बुखार उसी बीमारी में आ सकता है, क्योंकि ये उसकी इम्यूनिटी पर भी डिपेंड करता है, उसके बॉडी उसके हेल्थ पर भी डिपेंड। जैसे आपने देखा था कि कोरोना में जो लोग अगर जिनकी एज ज़्यादा थी, जो किसी बीमारी से अफेक्टेड थे, या जिनका कमजोरी किसी न किसी तरह का था, वो बहुत जल्दी अफेक्ट होकर और एक्सपायर भी कर गए। और जो लोग हेल्दी थे, ठीक ठाक कम एज के थे, तो वो लोग उसको बर्दाश्त कर गए आराम से। आत्मा कहाँ वास करता है ये मैं नहीं बता पाऊंगा, कहाँ वास करती है आत्मा। शरीर का ऑर्गन्स काम कर रहा है तो आदमी शरीर के अंदर में आत्मा है। हाँ, ऑर्गन्स में काम करेगा तो शरीर से आत्मा निकल चला जाएगा। अब इसकी तो चल रहा है खोज, पता नहीं। तो चल रहा है। हाँ, शरीर का जो ऑर्गन्स काम कर रहा है तभी ना वो जिंदा है। हाँ, डेफिनेटली। काम करना बंद, इतना भी कोशिश किया कि एक स्पेशल चैम्बर में एक मरते हुए आदमी को रखा गया कि जिसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन भी मूव करेगा इधर से उधर तो उसका भी फोटोग्राफ हो जाएगा। और मरते समय उसको फोटोग्राफ करने की कोशिश किया कि भाई कोई आत्मा जैसा चीज़ निकलता है क्या, या कोई बदलाव आता है, लेकिन उसका फोटोग्राफ नहीं कर पाया। तो खोज चल रहा है, जो आप कह रहे हैं वही सब साइंटिस्ट भी उसमें लगे हुए हैं। देखिए किसी दिन खोज होगी तो बताएगा। चलिए, बॉडी ऑर्गन काम कर रहा है, शरीर में आत्मा। चलिए, समझ की बात है, समझने जब हो जाएगा। ईश्वर सही में है ना, ईश्वर तो सही में है, भगवान सही में है। अब चलिए, अभी बायोलॉजी चल रहा है, रिलीजन का क्लास नहीं है। ठीक है, हाँ। ईश्वर तो शरीर में प्राण अपने से थोड़ी ना लगा दिए, कोई लगाया है ना, वही शक्ति को ईश्वर कहते हैं। चलिए, ठीक है। हाँ, यहाँ हम देख रहे हैं कि किसी बीमारी के लक्षण अलग अलग हालात में, अलग अलग लोगों में, अलग अलग जगहों पर अलग हो सकता है, बहुत से फैक्टर पर डिपेंड करता है। जैसे कोरोना के जो लक्षण पटना में हो सकता है कि यूरोप में कुछ और लक्षण हो रहा है, इंडिया में कुछ और लक्षण उसके देखने को मिल रहा है, अफ्रीका में कुछ और लक्षण। तो एरिया पर भी डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करते हैं किसी बीमारी के लक्षण। इसमें देखिए, आपने बात आई थी कि कोरोना का यहाँ का एक दूसरा वेरिएंट है, वहाँ का को क्या है, ABC बहुत तरह का हुआ था। अब नया तरह का कोरोना वायरस आ गया है, उस पर दवा काम नहीं कर रही। देखिए बहुत सारी बातें निकली थी इस समय। तो कहने का मतलब है कि किसी डिजीज का जो लक्षण है, जो सिम्टम्स है, बहुत चीज़ों पर डिपेंड कर सकता है। वही डिजीज दो आदमी को होगा, एक आदमी को तेज बुखार आएगा, एक आदमी को बुखार हो सकता है ना भी आए। समझ रहे हैं? वही कर रहा है। सम डिजीजेस लास्ट फॉर ओनली वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड दीज आर कॉल्ड एक्यूट डिजीजेस। देखिए, सम डिजीजेस लास्ट फॉर ओनली वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड दीज आर कॉल्ड एक्यूट डिजीजेस। कुछ बीमारी जो होती है वो बहुत थोड़े समय के लिए होती है, उनका
जो टाइम होता है वो ज़्यादा लंबा नहीं होता है। जो थोड़े समय में होने वाली बीमारी यानी कि शॉर्ट टाइम में बीमारी रहती है, ऐसी बीमारियों को हम एक्यूट डिजीज कहते हैं। वी ऑल नो फ्रॉम एक्सपीरियंस दैट कॉमन कोल्ड लास्ट्स ओनली अ फ्यू डेज। जैसे हम जानते हैं कि सर्दी जो है कुछ दिन ही रहता है, 2-3 दिन रहता है ज़्यादा से ज़्यादा, 4 दिन 5 दिन रह गया खींच दिए तो, उससे ज़्यादा नहीं रहता है। Other ailments can last for a long time, even as much as a lifetime, and are called chronic. कुछ बीमारियां ऐसी होती जो लंबे समय, पता चला बहुत साल तक रहा, या कुछ बीमारियां तो आगे फर्दर लाइफ लॉन्ग रहती है, जीवन भर रहती है। ऐसी बीमारियां जो लंबे समय तक बॉडी में रहती हैं उनको हम क्रॉनिक डिजीज कहते हैं। मिल गया जवाब? पूछ रहे थे सर क्या है क्रॉनिक का मतलब? होता है फॉर परसिस्टिंग फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक कोई चीज बने रहे उसको क्रॉनिक बोलते हैं। तो हम कहते हैं क्रॉनिक इलनेस मीन्स दिस इलनेस कंटिन्यूज फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे बुखार है, बुखार क्या है? 1 दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, 3 दिन रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा। बट एस्थमा है, डायबिटीज है, शुगर है, बीपी है, ये सब क्या है? क्रॉनिक डिजीज, बहुत समय तक रहेगा। An example is the infection causing elephantiasis which is very common in some parts of India। जैसे कि एक इन्फेक्शन होता है जिसको एलिफेंटियासिस कहते हैं या फाइलेरिया कहते हैं, हाथी पाँव, एलिफेंटियासिस। तो शरीर का कोई हिस्सा, कोई भी हिस्सा, पाँव जरूरी नहीं है लेकिन जनरली पैर में होता है ज़्यादातर, लेकिन किसी भी हिस्से में हो सकता है शरीर के, वो फूल के बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाता है, एबनॉर्मल साइज का हो जाता है। तो पैर में ज़्यादा होता है इसलिए हम लोग उसको हाथी पाँव, लेकिन ये एलिफेंटियासिस है कि हाथी की तरह शरीर कहीं भी हो सकता है। शरीर में हाँ, तो पूरा फूल जाएगा, समझ गए? तो जनरली क्योंकि इसके इन्फेक्शन पैरों में ज़्यादा लगते हैं तो इसलिए पैर को ही इन्फेक्ट करते हैं, तो इसलिए हिंदी में उसके लिए हाथी पाँव वर्ड रख दिया है। शरीर को काट के हटा देना पड़ेगा। अब पैर फूले रहने में क्या दिक्कत है? काट के हटा दिए चलेगा कैसे आदमी? हमारी एक आंटी थी, उनको था पैर फूला हुआ था तो क्या चलती थी अपना ठीक पैर, पैर काट दीजिएगा तो कैसे रहेगा, चलेगा? ठीक है। हाँ, तो यहाँ कहा जा रहा है कि जैसे कि अब वो एलिफेंटियासिस है, वो आपको लाइफ लॉन्ग वो पैर उनका वैसे ही रहा, पैर वैसे ही आपको कैरी करना पड़ेगा लाइफ लॉन्ग, उसका कोई उपाय नहीं। तो दीज आर क्रॉनिक डिजीज, मतलब वंस यू सफर फ्रॉम देम यू हैव टू सफर फॉर ए लॉन्ग टाइम, मे बी लाइफ लॉन्ग। जैसे कि बीपी, अब बीपी का देखिए सब आजकल बना दिया करता है जिंदगी भर बीपी का दवा खाना पड़ेगा। ये क्या होता है? सही में खाया जाता है? तो वो बना देता है डॉक्टर, अब क्या करेगा? डॉक्टरों को तो अपनी डॉक्टरी चलानी है, दवा दे दिया, और होता भी है कि फिर आपको सर्वाइव, एक बार आप दवा लेने लग गए तो फिर आपका कोई उपाय नहीं, फिर आपको लेना ही पड़ेगा जी, खाना ही है, फिर आपको खाने की तरह उसको खाना है रोज, ठीक है? बिकॉज यू फोर्स द बॉडी, जब तक दवा, इसलिए दवा शुरू में नहीं, हम मना करते हैं बीपी केस में लोगों को दवा खाने से, उसका और उपाय होता है। लेकिन डॉक्टर हैं अपना जल्दी डॉक्टरी चलाने के लिए, हाँ ये दवा खा लीजिए, और दवा आपने खाना शुरू कर दिया तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। यू विल हैव टू, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लीव मेडिसिन देन, हालांकि पॉसिबल है तब भी दवा छोड़ना। खैर चलिए, तो समझ गए व्हाट इज एक्यूट एंड व्हाट इज क्रॉनिक डिजीज। एक्यूट डिजीज जो शॉर्ट टाइम के लिए रहते हैं, ऐसे बीमारियों को एक्यूट डिजीज कहते हैं। शॉर्ट टाइम रहते हैं लेकिन उनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, और क्रॉनिक डिजीज होते हैं उनका इफेक्ट माइल्ड होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ देह नहीं होते हैं लेकिन लंबे समय तक रहते हैं। समझ गए? जैसे कि आपका आर्थराइटिस है, जॉइंट पेन, गठिया का, तो क्या है, हमेशा नहीं दर्द रहेगा, लेकिन कभी कभी दर्द होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन ये अब हमेशा रहेगा। एस्थमा है, एस्थमा क्या है, हमेशा प्रॉब्लम नहीं करता है, कभी कभी अटैक आता है या उसका प्रॉब्लम फील होता है, बट इट कंटिन्यूज फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम।
तो दीज आर क्रॉनिक डिजीजेस। आजकल का सब क्रॉनिक ही है, बीपी, शुगर, डायबिटीज, ये सब हार्ट प्रॉब्लम क्रॉनिक डिजीज है। यू हैव टू सफर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। So these are acute and chronic diseases. Now next topic is chronic diseases and poor health। और अब हम इसमें समझते हैं फर्क कि chronic disease और poor health इनमें क्या रिलेशन है। देखिए, acute and chronic diseases have different effects on our health। तो कहा जा रहा है कि जो एक्यूट डिजीज है और क्रॉनिक डिजीज है, इनका अलग अलग प्रभाव हमारे हेल्थ पर पड़ता है, स्वास्थ्य पर पड़ता है। एनी डिजीज दैट कॉजेज पुअर फंक्शनिंग ऑफ सम पार्ट ऑफ बॉडी विल अफेक्ट आवर हेल्थ। भाई कोई भी बीमारी है, अगर वह हमारे किसी अंग को प्रभावित करती है तो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी, नेचुरल बात है। शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म बट डीप इफेक्ट। दोनों मतलब होता है एक्यूट। एक्यूट पेन, आई एम सफरिंग विद एक्यूट पेन, मतलब बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। एक्यूट का मतलब ज्यादा भी होता है। तो एक्यूट, हाँ, एनी डिजीज दैट कॉजेज पुअर फंक्शनिंग ऑफ सम पार्ट ऑफ बॉडी विल अफेक्ट आवर हेल्थ। दिस इज बिकॉज ऑल फंक्शंस ऑफ बॉडी आर नेसेसरी फॉर बीइंग हेल्दी। ठीक है, तो एक आया कि स्वस्थ रहने के लिए हमारे शरीर के सभी अंगों का सही काम करना जरूरी है, अच्छा से काम करना। खाली काम कर रहा इतना ही नहीं, दिल धड़क रहा इतना ही नहीं, दिल अच्छे से धड़कना चाहिए, जिस रेट से धड़कना चाहिए, जिस बीपी से धड़कना चाहिए उतना होना चाहिए। तो स्वस्थ रहने के लिए हर अंग का सही काम करना जरूरी है, और ऐसे में अगर कोई भी एक अंग का काम अगर गड़बड़ा रहा है तो इसका मतलब हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। बट एन एक्यूट डिजीज which is over very soon will not have time to cause major effects on general health while a chronic disease will do so। देखिए, एक्यूट डिजीज होता है जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, तो वो हमारे हेल्थ, एक जनरल हेल्थ यानी कि जो नॉर्मल हमारा स्वास्थ्य होता है उसको अफेक्ट करने का उसको ज्यादा मौका नहीं मिलता है। बुखार आया, एक दिन बुखार आया, हमने दवा खा ली, उसका इलाज कर लिया, एक दिन में ठीक हो गया। बुखार आया गया, फिर हम फिट हो जाते हैं वैसे। तो बुखार आने से हमारा हेल्थ बहुत प्रभावित नहीं होता है। जितने समय के लिए बुखार था उस समय के लिए थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लगती है, फिर खा लिया ठीक हो। खांसी हो गई, खांसी का दवा ले लिए, खा लिए, ठीक हो गया। उससे ऐसा नहीं होता है कि हमारे अंदर कोई एक लॉन्ग टर्म कमजोरी पैदा हो, कोई भी दिक्कत पैदा हो गई, ऐसा नहीं। वो हमारे हेल्थ को ज्यादा अफेक्ट नहीं करता है, जितने समय रहता है उतने ही समय बस, और उसके बाद रिकवरी के बाद हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन क्रॉनिक डिजीज जो लंबे समय के लिए होता है वो हमारे हेल्थ को अफेक्ट कर देता है, क्योंकि लंबे समय रहता है। एज एन एग्जाम्पल, थिंक अबाउट अ कफ एंड कोल्ड, सर्दी खांसी की बात, विच ऑल ऑफ अस फ्रॉम टाइम टू टाइम, मोस्ट ऑफ अस गेट बेटर एंड बिकम वेल विद इन अ वीक और सो। ज्यादातर हम लोग में एक आध हफ्ते में हम लोग ठीक हो जाते हैं उसका, कफ से, सर्दी से, जुकाम से। एंड देर आर नो लास्टिंग इफेक्ट्स ऑन आवर हेल्थ, और इसका कोई ऐसा नहीं कि हमारे हेल्थ पर कोई परिणाम रह जाता है कि आगे भी हमको फेस करना पड़े। भाई कफ हुआ, खांसी हुई, ठीक हो गया एक हफ्ते में। जुकाम हुआ, उपाय किया उसका, ठीक हो गया। बट इफ वी गेट इन्फेक्टेड विथ अ क्रॉनिक डिजीज सच एज ट्यूबरक्यूलोसिस ऑफ लंग्स, यानी टीबी ऑफ लंग्स, then being ill over the years does make us lose weight and feel tired all the time। कह रहा है कि लेकिन अगर हम क्रॉनिक डिजीज जैसे कि फेफड़ों का टीबी हो जाए तो उससे हमें कई साल तक उससे सफ़र करना पड़ता है, और उसके कारण हमारे अंदर कुछ लॉन्ग टर्म जैसे कमज़ोरी पैदा हो जाती है, थकान होने लग जाती है बहुत जल्दी, हमारा वेट कम हो जाता है, ये सब अफेक्ट होते हैं। तो लॉन्ग टर्म डिजीजेस के हमारे हेल्थ पर सीरियस इफेक्ट होते हैं।
वी मे नॉट गो टू स्कूल फॉर अ फ्यू डेज इफ वी हैव एन एक्यूट डिजीज। जैसे बुखार आ गया तो भाई 1-2 दिन नहीं गए स्कूल, ठीक हो गया फिर। बट अ क्रॉनिक डिजीज विल मेक इट डिफिकल्ट फॉर अस टू फॉलो व्हाट इज बीइंग टॉट इन स्कूल एंड रिड्यूस आवर एबिलिटी टू लर्न। लेकिन अगर कोई ऐसा क्रॉनिक डिजीज है तो जिसका कि बहुत ज़्यादा उसका तुरंत उसका इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन वो आपके बॉडी के फंक्शनिंग को रिड्यूस कर देगा धीरे। पता चलेगा आपको क्लास आप जा रहे हैं लेकिन आप अब समझ में उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी कम होती चली जाएगी, आपका कंसंट्रेशन कम होता चला जाएगा। इन अदर वर्ड्स वी आर लाइकली टू हैव प्रोलॉन्ग्ड जनरल पुअर हेल्थ इफ वी हैव अ क्रॉनिक डिजीज। कहने का मतलब अगर क्रॉनिक डिजीज है तो हमारा लंबे समय के लिए हेल्थ जो है पुअर हो जाता है, हेल्थ कमजोर हो जाता है। क्रॉनिक डिजीजेस देयरफॉर हैव वेरी ड्रास्टिक लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन पीपल्स हेल्थ एज कंपेयर टू एक्यूट डिजीज। तो कहा जा रहा है कि शॉर्ट टर्म डिजीज की जगह जो लॉन्ग टर्म डिजीज होते हैं लोगों के स्वास्थ्य पर इनका बुरा असर होता है। तो ये हो गया आपका क्रॉनिक एंड एक्यूट डिजीजेस और उनका स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज 13.2.4 कॉजेज ऑफ डिजीजेस। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे कि बीमारी के कारण क्या होते हैं, कैसे होता है। ये तकलीफ है, क्या करना है? क्यों इतना सुबह उठ रहे हैं? बच्चा का स्कूल भी खुल गया, उसको भी 4:30 बजे तक उठना पड़ता है। अच्छा अच्छा।